अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। आज का सेशन ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के हवाले से है और हमारे आज के सेशन का टॉपिक है हेल्थ चैलेंजेस एंड इश्यूज विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ एंड वी अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, सो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आज के सेशन में हमने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से मिस सारा अली फारूक ने, जो कि एमफिल फूड एंड न्यूट्रिशन है और करंटली शी इज सर्विंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन एट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज F111 इस्लामाबाद में। थैंक यू वेरी मच मिस सारा अली फारूक कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, इस टॉपिक के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इस तरह के अवेयरनेस सेशंस का आगाज किया। स्पेशली जब ये रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं तो बहुत से लोग बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और बहुत अरसे तक हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे मेरे इंट्रोडक्शन करवा ही चुके हैं, मैं तकरीबन पास्ट 17 ईयर्स से टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ। इसके अलावा मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन भी हूँ और मैं हेल्थ कंसल्टेशंस के लिहाज से भी काम करती हूँ, जिसमें डिफरेंट क्रॉनिक इलनेसेस, थेरेप्यूटिक डाइट्स जिनके लिए रिकमेंडेड होती हैं। आपके जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इसके अलावा ADHD है, या फिर लोग जो विद स्पेशल नीड्स, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इसके अलावा नॉर्मल जो आपके न्यूरो टिपिकल बच्चे हैं, इनके साथ भी ऑफ कोर्स डाइटरी इश्यूज होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो उनके हवाले से भी मैं काम करती हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच कि आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ये व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो हम टॉपिक की तरफ जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए कि उन कॉमन चैलेंजेस का या हेल्थ इश्यूज का जो हम एसोसिएट कर रहे होते हैं ऑटिज्म के साथ, ADHD के साथ या ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए, फिर हम इसको वन बाय वन आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जो कॉमनली ADHD या ऑटिज्म को एक बीमारी तस्वर कर लिया जाता है, तो उसके बारे में बात करना भी जरूरी है, क्योंकि उसको फिर लोग एसोसिएट करते हैं कि शायद कोई चीज खा लेने से या किसी चीज के परहेज से ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एक तो ये बीमारी नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि न्यूरोटिपिकल बच्चे और न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे, यानी ये डिफरेंट बच्चे होते हैं। और क्योंकि हमें एक खास पैटर्न की आदत होती है कि कॉमनली हम एक खास तरह का पैटर्न ही देख रहे होते हैं बच्चों में, कि ये इस तरह रिएक्ट करेंगे, इस तरह बात करेंगे, इस एज में ऐसे काम शुरू कर देंगे। जब कुछ बच्चे उससे मुख्तलिफ बिहेव करते हैं, तो वो उनको हम न्यूरो डाइवर्जेंट कह देते हैं। उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो किसी बीमारी का शिकार हैं, या फिर ये कि उनको ठीक करना है और उनको कॉमन बच्चों की तरह ही लेके आना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उनके जो मसाइल हैं या चैलेंजेस हैं, जैसे कि न्यूरोटिपिकल बच्चों के भी होते हैं, हम्म। ये सिर्फ समझने की जरूरत है और उनके लिहाज से उनको अगर फूड के लिहाज से करूँ तो सिम्टोमेटिकली रिलीफ देने की जरूरत है। और अगर सोशल या बिहेवियरल इश्यूज के लिहाज से या चैलेंजेस के लिहाज से बात करूं, तो उसको उसी तरह ट्रीट करने की जरूरत है, ताकि वो मेन स्ट्रीम में न्यूरोटिपिकल लोगों के साथ इजीली गेट अलोंग कर सके। इसमें इतना ही है। दूसरी ये कि ऑटिज्म की अब तक इटियोलॉजी या रीजन अननोन ही है। ये कोई हम्म। डेफिनेट नहीं है कि किस वजह से हो जाता है। आमतौर पे जो बीमारियां हैं, ज्यादातर उनकी कोई वजह होती है, कोई इन्फेक्शन होती है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं, कुछ स्टडीज हैं कि ठीक है, जो आपकी प्रीनेटल केयर है या एनवायरनमेंट है या कुछ टॉक्सिन्स हैं या कुछ चीजें हैं, वो रोल प्ले कर सकते हैं। तो सेम गोज विद प्रॉब्लम्स, के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिविजुअली देखी जाएंगी और उनको केटर किया जाएगा। हम्म। तो थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि कॉमन चैलेंजेस या हेल्थ इश्यूज जो इससे एसोसिएट कर रहे होते हैं हम लोग, वो कौन कौन से हैं ज़्यादा? जी, हेल्थ इश्यूज के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के साथ हो, वो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ऑटिज्म में ये ज्यादा देखा गया है। इतना देखा गया है, फॉर एग्जाम्पल पिकी ईटिंग है, कि ये बच्चे सिलेक्टिव चीजों
को प्रेफर करते हैं, सिलेक्टिव पैटर्न्स को प्रेफर करते हैं। तो अगर न्यूरोटिपिकल में 25% बच्चों का को ये सामना है इस चीज पे की ईटिंग का, तो 80% जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों को होता है। और ये लिटरली देखा गया है कि एक विशियस साइकिल है, कि क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं, चूजी होते हैं खाने में, और पेरेंट्स जो है वो दो तीन चीजें उन्हें दे रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, और उससे मजीद फिर वो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा लीकी गट है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन है, पिकी ईटिंग जैसा कि मैंने कहा, हम्म ब्लॉटिंग है, हम्म डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं। ये इस किस्म के काफी मसाइल हैं जो कि बच्चों को, और फिर दूसरा ये भी देखा गया कि अगर इनको पेन हो रही है या इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो एट टाइम्स ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, जिसकी हम्म वजह से भी इनकी हाइपर एक्टिविटी या डिलेड स्पीच या थोड़ा सा डिफरेंट सोशल बिहेवियर देखा जाता है। राइट। अच्छा, आपने कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया। हम ऐसा करते हैं कि उनको व्यूअर्स की आसानी के लिए, पेरेंट्स की ईज के लिए हम इसको वन बाय वन लेके चलते हैं, सो दैट उनको भी काफ़ी आसानी होगी हर चीज़ को अलग अलग एड्रेस करने में। तो सबसे पहले एक कॉमन इशू जो हम देखते हैं और पेरेंट्स से भी फीडबैक आता है, वो लीकी गट का है। तो ये लीकी गट है क्या, और डाइटरी चेंजेस से या इंटरवेंशन से इसको किस हद तक कम किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से। जी, लीकी गट से मुराद ये है, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, गट जो है आपके इंटेस्टाइन है, और लीकी मीन्स के इम्पेयर्ड हो गई है, इंटैक्ट नहीं है। कि एक ये ट्यूब सी है, और उसका काम है कि जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करना और ब्लड स्ट्रीम में भेजना, और अगर कोई टॉक्सिन्स है या वेस्ट है तो उसको एक्सक्रीट करा देना, एब्जॉर्ब ना करना। लीकी गट में होता ही है कि ये थोड़ी सी खराबी हो जाती है, कि कभी कभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी गट में ऑलरेडी मौजूद हैं और वो टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करते हैं, वो गट एब्जॉर्ब करके, ऑटिस्टिक बच्चों के लिहाज से कह रही हूँ, एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं। इसकी वजह से भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं बच्चों को, न्यूरो इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है इस वजह से। तो उसके लिए ये है कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल पहले तो देखे कि इस बच्चे को लीकी गट है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि हर ऑटिस्टिक बच्चा को ये प्रॉब्लम हो। जितने भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो बड़े इंडिविजुअलिस्टिक हैं, कि कुछ लोगों को होंगे कुछ हम्म को नहीं। ये अलग बात है कि ऑटिस्टिक बच्चों को ज्यादातर देखा गया है। तो उसमें ये हम्म होगा कि बहुत सी स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि अगर वो ग्लूटेन फ्री या केजीन फ्री डाइट लें, तो देखा गया है कि उसमें बेहतरी आई है। और लीकी गट के आमतौर पे सिम्टम्स होते हैं कि ब्लोटिंग का होना, क्रैम्प्स का होना, पेट में बहुत दर्द की शिकायत होना, भरा भरा सा लगना, गैस का फील होना। तो उस लिहाज से ग्लूटेन फ्री और केजीन फ्री डाइट अगर ली जाए, तो देखा गया है कि ऐसे बच्चों को बहुत सा रिलीफ मिलता है। उसके बारे में भी आपको बताऊं कि ग्लूटेन फ्री और केजीन फ्री डाइट है हाँ, क्या? अभी आपने जिक्र किया अच्छा। तो मैं ये भी जी जानना चाहूंगा कि ये ग्लूटेन फ्री और कैसीन फ्री डाइट है क्या, और इसमें हमने सुना है कि कुछ चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, कुछ चीज़ों को, इनटेक को प्रमोट किया जाता है। वो क्या है, इसके पीछे अगर स्टोरी हमें पता लगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। जी, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि जनरली आजकल ट्रेंड है कि ग्लूटेन, जब इस तरह की डाइट्स या अ, उनके बारे में बात की जाती है, तो समझा जाता है कि शायद ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो सबके लिए ही गलत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्लूटेन इज जस्ट अ प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट एंड इन अदर सीरियल्स, जैसे व्हीट है, बार्ले है, जौ है, गंदुम है, इसमें पाई जाती है। और ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको इससे इशू है तो उनके लिए सिर्फ मना किया जाता है। ग्लूटेन फ्री डाइट में आपने गंदुम, जो आपका ये है, जौ है, इसमें भी है, ओट्स में भी किसी हद तक है। इनको अवॉइड करना होता है। अब इनको अवॉइड करने में आप जब बाजार से किसी भी किस्म की बेकरी प्रोडक्ट, जो आपके केक, ब्रेड, आपके सूप्स हैं, क्योंकि वो भी थिकनर के तौर पे उसमें भी हम्म गंदुम का आटा डाला जाता है, जो मैदा है, सूजी है, ये सारा कुछ अवॉइड करना होगा। केजीन फ्री में जो भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपका दूध, दही, क्रीम, ये लस्सी, ये सब शामिल हैं, या ऐसी चीजें जिसमें दूध से बनी हुई चीजें जो हैं वो भी शामिल हैं। अब ये दो चीजें जो मैंने बताई, अगर इनको अवॉइड करने के लिए आप जितने फूड को एक्सक्लूड करेंगे, तो देखा गया है कि यही चैलेंज आता है कि ये तो बहुत डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों में, हम्म प्रोटीन हम्म कहाँ से आएगा, कैल्शियम कहाँ से आएगा, ताकत कहाँ से आएगी। तो उसके ऑल्टरनेटिव हैं
कि ग्लूटेन फ्री के अलावा जो फ्लावर्स है, जैसे हमारे तो स्टेपल फूड है ना गंदम, तो हम उसी की रोटी बनाते हैं, उसी की चीजें हम्म। बनाते हैं। लेकिन अब तो खैर अवेलेबल भी है ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट, लेकिन घर में भी बनाना चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से वो आटा बन सकता है कि आप जैसे बेसन है, मकई का आटा है, चावल का आटा हम्म। है, उससे भी तमाम वो चीजें बना सकते हैं जो कि हम गंदम के आटे से बनाते हैं। इसके ओके। अलावा आप मल्टीग्रेन आटा, जैसे दालों को पीस के, हम्म। चनों को पीस के, कीनवा है, फ्लैक्स सीड्स हैं, नट्स हैं, जितने जो आप मेवा जाते हैं उनको पीस के आप आटे में शामिल कर सकते हैं, और बच्चे की जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं ग्लूटेन फ्री केजीन फ्री से, उसको ओवरकम कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। केजीन फ्री अगर मिल्क ही बंद कर दें, वो क्या होगा? हम्म। उसमें आमंड मिल्क, सोया मिल्क अवेलेबल हैं, जिनसे जो दूध पिया जा सकता है, कोकोनट मिल्क है, लेकिन जाहिर है ये बहुत एक्सपेंसिव है अगर मैं जनरली बात करूँ तो इस वक्त मार्केट में लैक्टोज फ्री मिल्क लोकल वर्जन भी अवेलेबल है, वरना तो लैक्टोज फ्री एक टिन में आता था ना, जो बहुत महंगा होता हम्म। है, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को हम्म। फॉर्मूला दे रहे होते हैं, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन मार्केट में एक डे फ्रेश के नाम से भी लैक्टोज फ्री मिल्क आ रहा है, जिसमें वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आम एनिमल मिल्क लेके एक एंजाइम होता है लैक्टेज, उसको ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह हम्म। से जो है वो लैक्टोज फ्री हो जाता है, इसलिए कि मतलब लैक्टोज की फॉर्म बदल जाती है। तो उस लिहाज से भी इस किस्म की चीज की जा सकती है। अच्छा, लेकिन ये भी इसमें देखना पड़ेगा, अगेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही डिसाइड करेगा कि अगर जस्ट लैक्टोज फ्री देने से आम दूध दिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर केजीन का मसला है तो वो तो मिल्क में रहेगी, तो वो फिर आपने कोई भी एनिमल मिल्क नहीं देना। लेकिन अगर इसमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनको ब्लोटिंग या प्रॉब्लम लैक्टोज से हो रही होती है, तो उनको तो लैक्टोज फ्री एनिमल मिल्क दिया जा सकता है। लेकिन जो बच्चे जिनको केजीन का मसला है, तो उनको सिरे से मिल्क नहीं देंगे, उनको आप फिर यही आमंड मिल्क, सोया मिल्क, या घर में भी जैसे बादाम, आमंड मिल्क भी घर में बनाया जा सकता है कि आप बादाम को पीस के उसमें पानी मिक्स कर करके छान छान के जो बनाते हैं, दैट इज आमंड मिल्क। तो आप बाजार से ना भी परचेज करना चाहें तो खुद बन सकता है। दूसरे इसमें हम्म। इशू आता है कैल्शियम का, कि कैल्शियम फिर कैसे पूरी की जाए। तो उसका तरीका ये है कि कैल्शियम जाहिर है आपके और फ्रूट एंड वेजिटेबल से भी आ रही है, लेकिन इसके अलावा जो बहुत ही सस्ता और ऐसा सोर्स है जिसको हम बिल्कुल फेंक देते हैं, वो है अंडों का छिलका। अगर आप हम्म। अंडों के छिलके जो हम घरों में फेंक देते हैं, उसको, उसके शेल्स को, यानी छिलकों को अच्छे तरीके से धो लें, बिल्कुल बर्तन धोने वाले साबुन से, और उनको हम्म। धूप में खुश्क कर लें। फिर आप उसको पीस के पाउडर बना लें। अगर एक अंडे अंडे का जो छिलका है पूरा, वो एक पूरे दिन की कैल्शियम देने के लिए काफी होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को आटे में, उसके दलिए में, उसके खाने में उसका ही पाउडर थोड़ा थोड़ा करके भी डालें, तो पूरे दिन की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ये भी एक चैलेंज पूरा किया जा सकता है। हम्म। अच्छा, ये काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग भी हम मतलब कॉमन टिप्स हैं जो कि पेरेंट्स को कई दफ़ा नहीं पता होती और वो महंगी प्रोडक्ट्स की तरफ जाके वो चीज़ें खरीद रहे होते हैं। अच्छा, एक आपने शुरू में जिक्र किया था एक चैलेंज का जो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में मिलता है, ख़ास तौर पे ऑटिज़म से रिलेटेड, कि पिकी ईटिंग। वो नॉर्मल या टिपिकल बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन इधर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है और कैसे इसको टैकल किया जा सकता है इन बच्चों में? क्या किया जाए? अच्छा, ये तो मैंने जनरली भी ऑब्जर्व, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैं पढ़ाती भी हूँ और कंसल्टेशंस भी करती हूँ। इसमें एक चीज मैंने बहुत कॉमनली देखी है कि पेरेंट्स जो हैं वो हार मान जाते हैं, और ज्यादातर माएं ही क्योंकि खाने पीने का ख्याल रख रही होती हैं, तो वो बहुत छोटे से बच्चे की जो डिमांड है उसको वो इस तरह, वो एक सबॉर्डिनेट के तौर पे डील कर रही होती है कि हाँ बस ये तो यही खाता है, जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले तो चैलेंज है माओ के लिए, या जो भी बच्चे के खाने का ख्याल रख रहा है, कि आपने यूं हार नहीं मान लेनी है कि अगर बच्चा है वो अगर बस पराठा ही खाता है या रोटी ही खाता रहता है, तो बस आपने रोटी ही देते रहनी है, ये बात ठीक नहीं है। दूसरे है कि पिकी ईटिंग बिल्कुल न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ साथ न्यूरो डाइवर्जेंट में ज्यादा देखी गई है। और इस ये भी देखा गया है कि जब उनके ईटिंग पैटर्न्स इम्प्रूव होते हैं, तो उनकी हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपर एक्टिविटी में, इवन बोलने में, आई कांटेक्ट में भी बेहतरी देखी गई है, क्योंकि वो खुद भी फिर बेहतर फील करते हैं, तो ये आपके सारे माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो ये जानने की जरूरत है। फिर ये कि पिकी ईटिंग को कैसे, पिकी ईटिंग होती क्या है? पिकी ईटिंग ये है कि आप अगर सब्जी फल में देखें, तो आपको पता है जी बच्चा सिर्फ आलू खाता है, हुँ। और सीरियल्स में देखें जी वो सिर्फ गंदम की रोटी खाता है,
और फ्रूट में ज्यादा से ज्यादा वो केला खाता है, बस जी यही खाता है और इन 3 चीजों पे वो जिंदा रह रहा है। हम्म। तो ये मुनासिब बात नहीं है। सबसे पहली टिप तो ये है तमाम लोगों के लिए कि हमने वैरायटी ऑफ फूड ऐड करना है। अगर सब्जी और फल में वो सारी सब्जियां और फल ही खानी है वो बहुत सी रीजंस की वजह से बहुत फायदेमंद रहती है। इवन जो हम आजकल कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स हैं, स्प्रेज हैं, उसके लिहाज हम्म। से भी बहुत अच्छा है कि अगर आप वैरायटी ऑफ फूड ले रहे हैं तो डिफरेंट तरह के अगर थोड़े बहुत रेजिड्यूज आ भी गए पेस्टिसाइड के तो आपका लिवर और किडनी इज देयर टू डिटॉक्सिफाई इट। यू डोंट नीड एनी डिटॉक्सिफाइंग वाटर बेसिकली, लेकिन आप अपनी किडनीज और लिवर को टाइम दे रहे हैं कि वो डिफरेंट तरह के टॉक्सिन से डील कर लेती हैं, और आप वैरायटी ऑफ फूड ले रहे हैं तो उसकी गुडनेस भी सारी आपको मिल रही है। तो एक तो ये कि इसमें डिफरेंट अप्रोचेस हैं। अगर पेरेंट्स को चैलेंज का सामना है तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मदद ले सकते हैं। ये प्रॉपर इसकी बहुत सी अप्रोचेस होती हैं जिनको देखा जाता है बच्चे को देखते हुए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, पेरेंट्स से डाटा लिया जाता है और उसके लिहाज से उनका डाइट प्लान डिजाइन किया जाता है। और ऐसे है मेरे पास केसेस के जो पिकी ईटर्स थे वो उनकी ना सिर्फ के इम्प्रूवमेंट हो गई ईटिंग पैटर्न्स में, बल्कि जो बाकी माइलस्टोन्स थे उनको भी अचीव करने में आसानी हुई। उसमें जैसे एक अप्रोच है ईट अप्रोच। उसमें हम्म। बेसिकली आपने करना ही होता है कि ये देखना होता है कि असल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर बच्चे को आप सपोज कद्दू देना चाह रही और वो हम्म। नहीं खा रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आप उसके पैटर्न में देखें कि हाँ जब ये रोटी भी खाता है तो अगर ये गीली हो जाए तो वो ये छोड़ देता है। अच्छा, हम्म। अगर ये कोई सौगी हो जाए चीज उसको भी ये छोड़ देता है। इसका मतलब प्रॉब्लम आ रहा है कि वो एक मशी सी चीज पसंद नहीं करता, टेक्सचर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप टेक्सचर हम्म। चेंज कर दें। मे बी उस बच्चे को क्रिस्प चीजें अच्छी लगती हों, तो आप फ्रेंच फ्राइज अगर देते हैं, शुरू में हम ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना आलू के चिप्स, हम्म। हम जो है हम्म। वो कद्दू के, कैरेट्स के, मूली के, ये क्यों नहीं फ्राई करके दे देते शुरू में हम्म। ही। आपने अगर फ्रेंच फ्राइज ही देने हैं तो आप ये थोड़ा 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 के एक स्टिक मुख्तलिफ वेजिटेबल की भी दें, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगा। पहले हम वही अगेन हम कंडीशन है कि इस तरह की चीजें, हाँ बच्चा है तो हमने इसको फ्रेंच फ्राइज ही देने और आलू के चिप्स ही देने, जबकि हम बाकी वेजिटेबल को भी क्रिस्प करके दे सकते हैं। आजकल तो इतनी ऑप्शंस आ गई हैं, आप बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं। इसी तरह आप देखें बच्चे को कुछ हैं जो कि सॉफ्ट सा ब्लेंडराइज डाइट पसंद करते हैं, ये तो न्यूरोटिपिकल में भी होता है। कुछ बच्चे हम्म। हैं जो कि बिल्कुल ब्लेंडराइज डाइट खा लेते हैं, कुछ लोग कुछ बच्चे फिंगर फूड प्रेफर करते हैं कि हम खुद उठा के खा सकें। तो आपने पहले तो ये देखना है कि बच्चे किस चीज को प्रेफर करता है। फॉर्म हम्म। कैन बी चेंज, जरूरी नहीं है कि आपने अगर उसको बेसन देना है तो वो रोटी की सूरत में ही देना है। बेसन के सैंडविच मेकर में सैंडविच भी बन सकता है, बेसन के पकौड़े भी बन सकते हैं, बेसन के फ्रिटर्स भी बन सकते हैं, वो बेक भी हो सकता है, वो स्टीम भी हो सकता है। तो हम्म। वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को फॉर्म कौन सी पसंद है। एक तो ये चीज। फिर आपने एक वक्त में एक चीज देनी है। मैंने जनरली भी देखा है कि अक्सर माएँ ये कर लेती हैं कि खाने के वक्त से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले दूध पिला चुकी होती है। बच्चे को इतनी भूख ही नहीं लग रही होती कि वो खाने को शौक से खाए, तो वो आसानी से रिफ्यूज कर देता है और कोई मसला नहीं होता, वो 2 घंटे बाद फिर दूध कह देता है। अक्सर बच्चों को मिल्क एनीमिया हो जाता है कि वो उस वक्त हम्म। जब उनको ठोस गजा खानी होती है वो दूध ही पीते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एनेमिक हो जाते हैं क्योंकि दूध तो आयरन नहीं प्रोवाइड करता। तो आपने एक तो भूख के टाइम में उसको एक वक्त में एक चीज देनी है और उसको थोड़े से क्वांटिटी से शुरू करना है और उसको परसिस्टेंटली 3 to 7 डेज तक देते रहना है। आपने ये देखना है कि सपोज अगर ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से ही हम बात करें, कभी कभी वो एसोसिएट करते हैं कंफर्ट किसी एक खास प्लेट से या किसी कलर से या हम्म। किसी स्पून से। आपने उन चीजों को कांस्टेंट रखना है, लेकिन चेंज करने वाली चीजों को चेंज करें। वो प्लेट वगैरह से एसोसिएटेड फील कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम्म। हाँ अगर वो किसी एक ही चीज, खाने की चीज से एसोसिएट कर रहा है तो यू हैव टू मेक अमेंडमेंट्स। इसके अलावा अगर वो सपोज किसी तरह की चपाती ही पसंद करता है और आपने उसको ग्लूटेन फ्री डाइट भी देनी है, तो आप ये कर सकते हैं कि राइस फ्लावर को भी पानी में मिक्स करके उसका एक पैनकेक सा बना दें, उसको क्रिस्प कर दें, उसको रोल बना के दे दें। उसके अंदर आपने कोई अंडा ऑमलेट या कबाब लगा के उसका रोल बना के दे दिया। बेसन के साथ भी आप कर सकते हैं, मकई के साथ भी आप कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। चने के आटे को पीस के, वो उसमें इतनी अच्छी प्रोटीन भी है। तो आपने जरूर ये करना है कि उसके भूख के टाइम पे 1-2 बाइट जरूर दें और डेली बेसिस पे दें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेगा। उसके अलावा ये है कि कुछ बच्चे को कहा जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं वो सिरे से ही नहीं एक्सेप्ट करते फूड, तो उसमें हम्म। आप चॉइस दें कि आपने अगर ये इंसान की फितरत है कि जब आप उसको
पूछ रहे हैं कि ये आप खाएंगे, तो वो अगर हम्म ना कह सकता है तो कह देगा। हम्म आप अगर ऑप्शन ये दे दो चीजों की कि ये खाना है कि ये, तो वो ना हम्म उसको होगा कि अच्छा मुझे शायद इन दोनों में चॉइस करनी है, तो आप उसको एक आगे हम्म प्रेफर करें कि हाँ ये ले लें, तो वो शायद वो मना करते हुए कहेगा नहीं मैं तो दूसरा लूं, तो आप वो दूसरा दे दें। हम्म तो इस तरह कर करके आपने ये देखना है कि आपके बच्चे, क्योंकि ये आपने सोचना है कि ये मैंने हर चीज खिलानी है इसे, ये आपने सोच लेना है। फिर हम्म आपको खुद भी आइडियाज आएंगे, नहीं तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये तो एक अप्रोच मैंने बताई, ऐसी बहुत सी अप्रोचेज हैं जिसके जरिए हम बच्चे में पिकी ईटिंग को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट का भी मैं बताऊंगी, जैसे कि जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है अक्सर बच्चे जो पिकी ईटर्स होते हैं, वो क्योंकि बहुत सी चीजें नहीं खा रहे होते, और हम्म जिंक है या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे मिनरल्स एंड वाइटामिन जो कि कम मिकदार में चाहिए, तो वो कम मिकदार में ही अल्लाह ताला ने चीजों में रखे हुए हैं, क्योंकि जाहिर है वैरायटी ऑफ फूड आपने खाना था। हम्म अब आप खा नहीं रहे, आपको डेफिशिएंसी हो गई। हम्म जिंक की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि अक्सर बच्चों को टेस्ट ही बुरा लगने लग जाता है खाने की चीजों का। अक्सर हम्म बच्चे कहते हैं ये तो कड़वा है, और आप कहते हैं नहीं ये तो मीठी चीज है, ये तो कड़वी नहीं हो सकती, इसमें तो मिर्चें नहीं है, या ये बुरा जायका है, या इसमें से स्मेल आ रही है, या हम्म कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे कि कोविड में हुआ था कि लोगों को स्मेल आना बंद हो गई थी, वो हम्म खाना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी आपने देखा होगा कि फिर जिंक सप्लीमेंट्स देना शुरू किए थे, उससे बेहतरी आई थी। इसी तरह अगर हम्म बच्चे को 15 to 30 mg जिंक का सप्लीमेंट दे दिया जाए डेली बेसिस पे, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कह रही हूँ, तो भी वो फूड की तरफ थोड़ी सी अच्छी लाइकिंग डेवलप कर सकते हैं। तो एक तो वो मैं चाहूंगी कि हो। फिर अगेन फॉर्म्स, क्योंकि मेरे पास एक थी बच्चे की मदर जो कि उन्होंने डाइट प्लान बनवाना था, तो जब मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि नहीं बच्चा खा रहा है, वो फॉर्म हमें सिर्फ नहीं वो मिल रही, कि वो कहती है वो रोटी नहीं खाता। तो मैंने कहा अच्छा वो क्या खाता है, जी वो चूरी हम्म खाता है। तो चूरी में भी कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो रोटी मसल के खा रहा है, या आप अगर वो इस तरह की चीजें खाना पसंद करता है जैसे शेपर्ड्स पाई या कैसरोल वाला बेक्ड किस्म का, तो कोई मसला नहीं है। आप व्हाइट सॉस बना के वही आपने राइस फ्लावर से या मकई के आटे का एक व्हाइट सॉस बना के मक्खन के साथ या घी के साथ, क्योंकि अगर आपने केजीन फ्री देनी है तो आप मक्खन के बजाय घी को प्रेफर कर लें, या ऑयल यूज कर लें, ऑलिव ऑयल यूज करें। उससे आपने व्हाइट सॉस बनाया और आपने अपने किसी भी वेजिटेबल के ऊपर डाल के बेक कर लिया और उसको खिलाया, तो वो भी ठीक है, कि वो भी समझे रोटी खा रहा है। तो आप इस पे ना घबराएं कि ये रोटी या पराठा ही नहीं खा रहा, आपने इंग्रेडिएंट्स वही रखने हैं, फॉर्म्स आपने बच्चे के मुताबिक चेंज कर देनी है। तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला नहीं होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी इज द की, कि आप हम्म लगे रहें, हार नहीं माननी कि नहीं ये तो नहीं खाता या रोता है या क्या है। जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। कुछ माएं जो कि वो लिटा के जबरदस्ती डाल रही होती है, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, उससे बड़ी बहुत मॉर्बिड सिचुएशन हो जाती है, बड़े होके वो बच्चे फूड से बहुत बुरी एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं। तो इसमें हम्म जबरदस्ती नहीं करनी, लेकिन वैरायटी ऑफ टेस्ट आपने आहिस्ता 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 लगे रहना है, और फायदा होता है। और पिकी ईटर्स जो है वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि कोई बाय बर्थ उन्हें पिकी ईटर ही रहना है। तो इट इज लाइक दैट। ओके। काफ़ी हेल्पफुल और मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो आपने बताई, कुछ टिप्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक और चैलेंज जिसका हम सुनते हैं, आईबीडी, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। तो इसके बारे में हमें बताइए कि ये क्या है, और इसको जो हम फूड की इंटरवेंशन से या किस तरह कम कर सकते हैं, कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं। जी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ना एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। क्रोन्स डिजीज भी इसी के अंदर आती है, आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आता है। इवन कुछ बच्चों का देखा गया, ऑटिस्टिक बच्चों को, कि इनकी इनमें थोड़ी सी प्रेवलेंस ज्यादा देखी गई है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी, क्रोन्स डिजीज की भी। अब इसमें ना ये डिफरेंट है चीजें। इवन सीलिएक डिजीज भी देखी गई है, कभी कभी सीलिएक एंड क्रोन्स कंबाइंड भी हो जाते हैं। उसमें से फर्क ये है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की मैं बात करूं तो कोलन जो है वो सिर्फ उसको सोजिश, इन्फ्लेमेशन सोजिश है ना, कि सूजी भी होती है, इन्फ्लेम्ड हम्म होती है। हम्म इसी तरह क्रोन्स डिजीज में कहीं कोई भी पार्ट हो सकता है, मिक्स एंड मैच भी हो सकता है, माउथ से लेके एनस तक कुछ भी हो सकता है, कि कुछ पार्ट्स जो है आपके इन्फ्लेम्ड हो, कुछ ना हो, आपकी गट, आपका स्टमक, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह सीलिएक डिजीज का भी है कि आपकी समहाउ इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है और वो सही प्रॉपरली काम नहीं कर रही, उसमें भी ये देखा गया है कि ग्लूटेन वो टॉलरेट नहीं कर पाते। अच्छा, इनमें अब आपने देखना ये कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल पहले तो देख ले, डायग्नोज कर ले कि आईबीडी में से प्रॉब्लम कौन सी है। लेकिन मैं जनरली लोगों के लिहाज से टिप्स बता देती हूँ जो देखा गया है, कि या तो इनको डायरिया होता है,
या हम्म बहुत ही क्रॉनिक किस्म की कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उसके हम्म आपके जनरली क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो मैं सोल्यूशन बता देती हूँ। क्योंकि डायरिया वैसे भी हमारे यहाँ, मैंने देखा है, बहुत कॉमन है, बहुत प्रेवलेंस हम्म है पाकिस्तान, हमारे मुल्क में। उसमें एक डाइट होती है ब्रैट, एक ये एक्रोनिम है, और हम हम्म पाकिस्तान के मुताबिक हम इसको ब्रैड टी भी कर देते हैं। उससे ये होता है बीफ और बनाना, वो याद करने के लिहाज से अच्छा है, एक एक्रोनिम नहीं जैसे हम लोग फॉर्मूलाज याद करते थे हम्म पहले। हम्म बीफ और बनाना है, और आर फॉर राइस है, बॉइल्ड राइस आपने देना है, बनाना आप एज इट इज दे सकते हैं। ए फॉर एप्पल सॉस है, एप्पल सॉस हमारे यहाँ तो नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो क्योंकि ये वेस्ट से आई है, WHO की रिकमेंडेड है। तो इसको मैं इस तरह लेती हूँ, अगर आपने सेब छील के उसको स्टीम थोड़ा करके हम्म निकाल के मैच करके देना है, तो थोड़ी एनर्जी भी मिल जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं मॉडिफाई करूंगी कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए आप एप्पल ओमिट कर दें, बनाना और बॉइल्ड राइस दे दें। उसके बाद टी जो है वो टोस्ट है। टोस्ट क्या है कि आम जो रिफाइंड फ्लावर की, मैदे की, वरना आमतौर पे तो हम कहते हैं ना फाइबर वाली रोटी खाएं, वो ठीक है हम्म नॉर्मल शख्स के लिए या कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छी है। लेकिन जब डायरिया हो गया है ना, उस वक्त हम्म आपने रिफाइंड फ्लावर की रोटी खानी है, वो क्रूड फाइबर नहीं खाना, वरना आपके गट को वो और जख्मी करेगा। जैसे पहले ही आप इन्फ्लेम्ड है तो वो और जख्मी करेगा। आपने क्रूड फाइबर नहीं लेना, आपने आम मैदे की रोटी या आम व्हाइट ब्रेड जो होती है उसको हम्म सेक के टोस्ट करके, क्योंकि फिर वो इजीली डाइजेस्टेबल होती है, उसको आपने खाना है। और नॉर्मल बच्चे जिनको हम केजीन फ्री डाइट नहीं दे रहे, उनको योगर्ट भी दे सकते हैं, डायरिया में बहुत अच्छा है। लेकिन हम्म अगेन मैं थोड़ा रिपीट कर दूं कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये कि आप बनाना, बॉइल्ड राइस, या राइस को उबालते हैं तो उसके ऊपर एक स्टार्ची सा लिक्विड सा आता है, हम्म उसको दें, तो वो डायरिया मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ओआरएस दें। ओआरएस का बेवरेज हाइड्रेशन इंडेक्स में भी नंबर 1 पे आता है, कि अगर आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं वॉमिटिंग या डायरिया से, और आप ओआरएस पिए, तो 90% ऑफ डायरिया जो है वो आमतौर पे ओआरएस से ही क्योर हो जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन मिल जाती है। तो डायरिया में तो ये है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन में टोटली इससे जरा डिफरेंट है कि आपने फाइबर लेना है। आपने अलसी के बीज हैं, उसमें फाइबर भी, ओमेगा 3 भी है, उस लिहाज से भी अच्छा है। मल्टीग्रेन चपाती है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दालों का, चनों का आटा मिला के उससे रोटी आप बना के दें बच्चे को, तो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगी। हम्म कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या है कि अगर क्रॉनिक है कि कब्ज है, बच्चा रोज डेफिकेट नहीं कर रहा, या हर एक दिन छोड़ के एक दिन डेफिकेट नहीं कर रहा, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। या दर्द होता है उसे पेट में जब भी वो डेफिकेट करता है। पानी का देखें, पानी वो पी रहा है कि नहीं। और पानी से हम्म मुराद सिर्फ पानी नहीं है, ये जितने लिक्विड्स आप लेते हैं, या शोरबे वाले सालन खाते हैं, या सूप्स लेते हैं, वो भी पानी में ही आता है। तो अगर आप 2 to 3 लीटर्स की बात करते हैं, तो इट इज नॉट जस्ट वाटर। ये आपके अगर कोई ड्रिंक्स हैं, चाय है इवन, ये भी इसमें शामिल है। तो इसलिए इतना परेशान कुन होने की बात नहीं होती कि कुछ लोग होते हैं नहीं पानी नहीं पी रहे, तो वो बहुत गिल्ट में चले जाते हैं। ये सारा कुछ इसमें शामिल है। अमरूद हम्म खा सकते हैं, हमारे मुल्क के लिहाज से मैं बता रही हूँ, हमारे फल बहुत अच्छे हैं जिसमें फाइबर है। इसके हम्म अलावा छिलके समेत फल खाए जा सकते हैं। जो है आपकी अगेन मल्टीग्रेन, जैसे आप चपाती खा रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। राइट। अच्छा, हम इस सेशन को एक और क्वेश्चन या एक और चैलेंज को डिस्कस करते हैं, फिर हम इस पार्ट को हम क्लोज करते हैं, कि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो व्यूअर्स के लिए। जी। वो ये है कि GERD, जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, जैसे, इसके बारे में हमें बताइए कि ये क्या है, और इसके बारे में भी हम काफ़ी सुनते हैं और पेरेंट्स काफ़ी पूछ भी रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। डेटा के मुताबिक तो ये थर्ड मोस्ट कॉमन देखी गई है ऑटिस्टिक बच्चों में, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, और देन कम्स गर्ड। और गर्ड अगेन फिर भी मैं ये बताऊंगी, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि सिर्फ ऑटिज्म से मुंसलिक हो। ये आपने देखा होगा कॉमनली एडल्ट्स को भी, या प्रेग्नेंट खवातीन को, या फिर मुख्तलिफ कंडीशन होती है जिनको भी थोड़ा गैस्ट्रो का मसला है या पेप्टिक अल्सर है, उनको भी ये मसला हो जाता है। सबके लिए ये है कि हम्म होता क्या है, बेसिकली बैकवर्ड फ्लो ऑफ एसिड, कि आपने खाना खाया और स्टमक में एसिड ऑलरेडी होता है, उससे खाने में वो मिक्स हो गया एसिड, और समहाउ बैकवर्ड फ्लो हुआ फूड का, जैसे उबकाई सी आई जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। तो हम्म आपको एक मिर्चें सी, बहुत तेज मिर्चें लगती हैं एसोफेगस में। क्यों? क्योंकि आपकी स्टमक की लाइनिंग इस लिहाज से बनाई गई है कि वो एसिड को बेयर कर सकता है, लेकिन आपके एसोफेगस की लाइनिंग ऐसी नहीं है कि वो उस एसिड को बर्दाश्त कर सके, इसलिए वो उसमें मिर्चें सी लगती हैं और आपको तकलीफ होती है। और जिनको फ्रीक्वेंटली ये होता है, तो उनकी एसोफेगस में भी सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो आम खाना भी खाएं तो उनको बहुत तकलीफ होती है और मिर्चें लगती हैं।
तो उसमें हम्म। करना ही होता है कि आपने इस चीज को अवॉइड करना होता है कि बैकवर्ड फ्लो हो। तो एक तो चीज ऐसे जिनको मसला हो रहा हो, वो एक वक्त में कम मिकदार में खाएं। वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स नहीं जैसे होते, वो ये कर लें कि 6 या 8 दफा खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा। एक चौथाई चपाती से शुरू करें, अगर टॉलरेट कर रहे हैं, आधी चपाती से एक दफा में ज्यादा ना खाएं। थोड़ा सालन खाएं। पानी को खाने के साथ ना जोड़ें, खाने से 1 घंटा पहले पानी या 1 घंटा बाद पानी पिए, साथ साथ ना पिए। साथ ही चाय ना पी लें, चाय कॉफी अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी कुछ लोगों को एसिड रिफ्लक्स जो है वो ज्यादा हो जाता है। खाना खाते ही लेट ना जाएं, खाना हम्म। खाते ही कोई एक्सरसाइज शुरू ना कर लें। इससे एक सिम्टोमेटिकली बचत हो सकती है। वैसे तो डॉक्टर डॉक्टर जो है कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन अगर फूड के हवाले से मैं बात करूं तो उसमें यही है कि हम्म। आपकी ये टिप्स हैं जिससे आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं, गर्ड को। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। हम व्यूअर्स, हम इस सेशन के इस पार्ट को यहाँ पे रोकते हैं और इंशाल्लाह इस पार्ट 1 को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में जो कि पार्ट 2 होगा, उसमें हम जो बाकी हमारे चैलेंजेस और हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, हम उसको जहाँ से बात ख़त्म हुई है वहीं से शुरू करने की कोशिश करेंगे। सो मैं सारा अली फारूक, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पार्ट, और हम इंशाल्लाह आपसे सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात करते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।